नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं किससे? मुज्तबा खामनेई से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगा मुज्तबा खामनेई से, मैं ऑनर्ड होऊंगा, यानी मुझे अच्छा लगेगा, यानी मुझे लगेगा, मुझे फक्र होगा इस बात पर कि मुज्तबा खामनेई से मेरी मुलाकात हुई है। आप सोचिए बेशर्मी किस लेवल की होती है। जिस मुज्तबा खामनेई के बाप इमाम खामनेई साहब को पहले ही दिन शहीद कर दिया था इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने, और अपना सीना पीट रहा था कि देखो कितना बड़ा काम कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, अब तो ईरान बस हारने ही वाला है। जिस ईरान को वो कह रहा था कि एक पूरे कल्चर को हम खत्म कर देंगे, जिस ईरान को वो कह रहा था कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा खामनेई से मिलना चाहता है या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। मुज्तबा खामनेई के जो वालिद थे, जो पिता थे इमाम खामनेई साहब, उन्होंने तो बहुत साफ कहा था कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से, किसी प्रेसिडेंट से मिलने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, मैं उनको इस लायक नहीं समझता कि मैं उनसे मुलाकात करूं। अब कोई आकर यहां यह कमेंट कर दे कि वो तो किसी से नहीं मिलते थे, उसके पहले मैं बता दूं कि मिलने को तो वो नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और तमाम सारे वर्ल्ड लीडर से मिलते थे, लेकिन अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को न तो उन्होंने ईरान में कभी आने दिया और ना ही उससे मुलाकात की। अब सवाल यह है कि ट्रंप मुज्तबा खामनेई से मिलना क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं इन लोगों ने पहले यह अफवाह फैलाई कि पता नहीं मुज्तबा खामनेई जिंदा हैं कि नहीं है। जब यह कंफर्म हो गया जिंदा हैं तो कहें अरे वो तो इतनी बुरी तरह से घायल हैं, इतनी ज्यादा उनको चोट लगी हुई है कि वो तो मुलाकात कर ही नहीं सकते, वो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो मुज्तबा खामनेई सिर्फ नाम के लीडर हैं। उसके बाद जब यह क्लियर हो गया कि असल में मुज्तबा खामनेई ही लीड कर रहे हैं ईरान को, मुज्तबा खामनेई के यहां से जो मैसेज आता है उसी से सारी चीजें तय होती हैं। जो भी शर्तें तुम भेज रहे हो वो सारी शर्तें मुज्तबा खामनेई के सामने रखी जाती हैं और वो जिन शर्तों पर हां का निशान लगाते हैं, ईरान सिर्फ उन्हीं शर्तों को मानता है। तुम्हारे पास जो ईरान सारी शर्तें भेज रहा है वो वही शर्तें हैं जो मुज्तबा खामनेई ने तय की हैं। जब ये समझ में आ गया कि मुज्तबा ही लीड कर रहे हैं तो अचानक आवाज बदल गई, अंदाज बदल गया, सब कुछ बदल गया और अब ये कह रहे हैं कि इनको फक्र होगा अगर ये मुज्तबा खामनेई से मिल पाए। मुझे नहीं लगता है कि मुज्तबा खामनेई इनको फक्र का कोई मौका देना चाहते हैं। दरअसल मैं दूसरी खबरों पे आऊंगा। एक बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के लिए मना कर दिया है, लेकिन ईरान वाले मसले पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। दरअसल बहुत सारी चीजें हुई। कल कुवैत ने अचानक ईरानी एम्बेसी खाली करवा दी। कुवैत के ऊपर ईरान का हमला हुआ था और उसके बाद कुवैत ने ईरान की एम्बेसी खाली करा दी। कहा कि ईरान की एम्बेसी में जो लोग हैं वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है, यानी उनकी जरूरत नहीं है, वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको कुवैत में रहने की कोई इजाजत नहीं है। अच्छी बात है, चले गए होंगे। लेकिन आज एक बयान आया है पजेश्कियन का। जब मैं आज कह रहा हूं तो आज 6 जून की तारीख है। आज पजेश्कियन साहब का एक बयान आया है और फार्स न्यूज पर यह बयान है। ईरान की जो आप कह सकते हैं सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है फार्स न्यूज, उस पर यह खबर है और वो खबर कहती है कि ईरान के पास इस बात के सारे सबूत हैं कि यूएई ने पहले दिन से इस जंग में हिस्सा लिया था। पहले दिन से यूएई लगातार इस जंग में शामिल था। और यहां रोक के मैं आपको एक बात और बता दूं कि मार्क रूबियो का बीच में एक बयान आया था और मार्क रूबियो ने उस बयान में कहा था कि कुवैत और यूएई ने पहले दिन से हमारा साथ दिया है। जो शब्द इस्तेमाल किया था, जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो था एग्रेसिवली। उनका कहना था कि सारे अरब मुल्क हमारे साथ थे, लेकिन कुवैत और यूएई ने एग्रेसिवली हमारा साथ दिया था, यानी कि जंग में सीधे सीधे हिस्सा लिया था। अभी जो ईरान के ऊपर अटैक हुए वो भी कुवैत की सरजमीन से हुए थे। भले अड्डा अमेरिका का हो, भले हथियार अमेरिका के हों, लेकिन जो हमले हुए थे वो कुवैत की सरजमीन से हुए थे। और ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर किसी अरब मुल्क की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे तो हम उस मुल्क के ऊपर अटैक करेंगे। उसमें ईरान ने अटैक किया। अब यह अटैक जो हुआ, इससे कुवैत का जो हवाई अड्डा है उस पर भी नुकसान पहुंचा। कुवैत ने बाकायदा वीडियो जारी किया है कि कैसे ड्रोन आया और हवाई अड्डे पर गिरा।
ईरान का कहना है हमारा ड्रोन नहीं था, इसमें जो पैट्रियट मिसाइलें अमेरिका की जो होती हैं, जो ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए या कह सकते हैं इंटरसेप्टर के तौर पर निकलती हैं, वो होंगी। अब ईरान सही कह रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। कुवैत का कहना है कि ईरान के ही ड्रोन्स थे, लेकिन ईरान ने कुवैत पर अटैक किया था, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये तो ईरान भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो कुवैत और यूएई ये दो कंट्रीज हैं जिनके बारे में लगातार ये खबर आ रही है कि ये इस जंग में सीधे शामिल थे। असल में ये जो पूरी जंग थी, आपको लग रहा होगा कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका और इजराइल थे जो ईरान से लड़ रहे थे। ये तो क्लियर हो गया कि अमेरिका था, इजराइल था, यूएई था और कुवैत था। 4 मुल्क क्लियर हो गए। अब सीएनएन ने एक और एनालिसिस की है जिसकी तस्वीर मैं आपके सामने दिखाता हूं कि कहां कहां इजराइल ने अपने गोपनीय अड्डे बनाए थे, अपने ऐसे अड्डे बनाए थे जिनके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी और ईरान के ऊपर हमला कर रहा था। अजरबैजान में इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया था जहां ढेर सारे मोसाद के एजेंट थे, आईडीएफ के लोग थे। नॉर्दर्न ईरान में जो उत्तर वाला ईरान है उस पर हमला करने के लिए, नॉर्दर्न ईरान पर हमला करने के लिए लगातार ये कोशिश जो हो रही थी वो अजरबैजान से हो रही थी। अजरबैजान के अड्डों से नॉर्दर्न ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था। इराक में आपने देखा ही कि 2 कोवर्ट मिलिट्री साइट्स बनाई गई थी, 2 अड्डे बनाए गए थे और वहां से ईरान पर हमला हो रहा था और साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल रहा था। इसके बाद यूएई, इजराइल के अंदर यूएई ने आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम बनाया था जो ना केवल यूएई को डिफेंस में मदद कर रहा था बल्कि जो जहाज आ रही थी या जो मिसाइल्स आ रही थी खासतौर पर ईरान से और ड्रोन्स आ रहे थे इजराइल के लिए, उनको भी रास्ते में रोकने का काम कर रहा था। और आखिरी सोमालीलैंड, आप जानते हैं सोमालिया से अलग होकर एक ग्रुप ने सोमालीलैंड बनाने की घोषणा की है और इजराइल इकलौता मुल्क है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दी और यूएई ने भी मान्यता देने की बात की है। अब सोमालीलैंड में भी बताया जा रहा है कि एक मिलिट्री पोजीशन बनी थी जहां से या बनी हुई है जहां से ईरान के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स छोड़ी जा रही थी। सोमालीलैंड के बारे में मजेदार बात बता दूं कि इस मामले में अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया है। वाशिंगटन और सोमालिया ने यह डिसाइड किया या वाशिंगटन ने यह कहा कि सोमालिया जो ओरिजिनल है वही रहेगा, हम जो अलग से सोमालीलैंड बना है उसको मान्यता नहीं देते। साथ में अरब मुल्कों ने भी फिलहाल सोमालीलैंड को तस्लीम नहीं किया है, उसको किसी तरह की मान्यता नहीं दी है। लेकिन सोमालीलैंड के नाम पर उस इलाके में भी इजराइल ने अपना एक बेस बनाया था और वहां से ईरान के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ी जा रही थी। यानी आप देखिए कि एक ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका, इजराइल, यूएई, अजरबैजान, इराक का एक फैक्शन, यूएई, सोमालीलैंड, ये सारे के सारे शामिल हो गए थे। इसके अलावा जो यूरोपियन मुल्कों से अंदर अंदर मदद मिल रही थी, खासतौर पर जर्मनी और कुछ मुल्कों से, वो तो थी ही। इतने सारे मुल्क मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे थे या ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे थे और इसके बावजूद अगर अमेरिका ईरान का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया या ईरान को फैसलाकुन तरीके से हरा नहीं पाया तो इसका मतलब आप बहुत कायदे से समझते हैं कि इस समय ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं ट्रंप पर बार बार लौट रहा हूं। ट्रंप का बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो पहले वो नहीं कहता था। जैसे सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई सीज फायर चल रहा है लेकिन फिर भी लड़ाई चल रही है, कभी आप ईरान पर अटैक कर रहे हैं, कभी ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, इसका मानी क्या है? तो उसने कहा कि यह ऐसा इलाका है जहां सीज फायर का मतलब यह होता है कि लड़ाई थोड़ी सी कम हो जाए। सीज फायर में लड़ाई एकदम से खत्म नहीं होती, हमले चलते रहते हैं। यानी ईरान के ऊपर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगाया ट्रंप ने, इसको अंडरलाइन करके किनारे रख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह कि जब उससे कहा गया कि आप तो कह रहे थे कि अमेरिका चाहे तो ईरान के अंदर घुसकर और उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो पूरा का पूरा उठा के ला सकता है, और आप जानते हैं ट्रंप ने कहा था, मैंने अपने प्रोग्राम पे बताया था कि अमेरिका आईएईए के साथ जाएगा और जो पहाड़ के नीचे है उस पहाड़ में छेद करेगा और यूरेनियम पूरा का पूरा वहां से निकाल लेगा और लेकर आ जाएगा। ये सब बातें ट्रंप ने सबके सामने ऑन रिकॉर्ड कही थी। जब पूछा गया इसका क्या मतलब था तो उसने वो कहा जो बात हम लगातार कह रहे हैं। उसने कहा इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डे यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स ओवररेटेड, आई ओवररेटेड इट। यानी ये इस पर तय करता है कि आप किस दिन की बात कर रहे हैं, किस दिन ये बात कर रहे हैं। ये ओवररेटेड था यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था और मैंने इसको बढ़ा चढ़ाकर कहा। समझ रहे हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं
कि इस तरह के बयान हकीकत नहीं है। ट्रंप जो लगातार बयान देता है वो हकीकत नहीं है, वो बाजार को और शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए होते हैं और हाईली ओवररेटेड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहे जाते हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि ट्रंप जो बयान देता है वो बयान बाजार के लिए ज्यादा होता है, हकीकत कम होती है। और जब ये बात हो रही है तो एक और बात याद दिला दूं, आपको याद होगा कि खबर आई थी, एक्सियोस वगैरह पे खबर आई थी कि ट्रंप ने गाली गलौज की है नेतन्याहू के साथ। उसको जाने क्या क्या कहा है, ये कहा है कि मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। आपको याद होगा इस पर बात करते हुए भी मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, ये जानबूझकर खबर फैलाई गई है। जो बात मैंने कही थी वो अल जजीरा अब जाकर कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है कि ये टैक्टिक लीक हो सकता है, यानी जानबूझकर अपने फायदे के लिए किया गया लीक हो सकता है। सारा खेल ये था कि लेबनान में इजराइल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है तो एक सीज फायर दे दो। अब लेबनान में सीज फायर का मतलब क्या होता है, इसको आप बहुत कायदे से समझिएगा। लेबनान में सीज फायर का मतलब यह नहीं होता है कि इजराइल अटैक करना बंद कर देगा या हिजबुल्लाह के साथ कोई सीज फायर हो गया। लेबनान की जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रो अमेरिकन सरकार है, अमेरिका ही उस सरकार को चलाता है। यहां तक कि उसकी जो आर्मी है, उस आर्मी को जो तनख्वाह जाती है वो भी अमेरिका ही देता है, ऐसा कहा जाता है। तो लेबनान की सरकार से समझौते के नाम पर यह होता है कि लेबनान की सरकार और लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बढ़ाए, हिजबुल्लाह से हथियार छीन ले। इजराइल हिजबुल्लाह के नाम पर साउथ लेबनान में हमला करता रहे और उधर लेबनान की सरकार और उसकी आर्मी इजराइल से लड़ने की जगह हिजबुल्लाह से हथियार छीने। ये होता है समझौता लेबनान और इजराइल के बीच में, जिस पर इतना ज्यादा शोर मचाया जाता है। और आप देखिए यही वजह है कि अमेरिका का अखबार रॉयटर्स कवर करता है कि लेबनान में जो ट्रूस कराया है ट्रंप ने, जो समझौता कराया है, उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। और हिजबुल्लाह सीधे सामने आकर कहता है कि हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते। ईरान का शुक्रिया कहता है अपने साथ खड़े रहने के लिए और साथ में कहता है कि हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते। जो लड़ाई चल रही है, किसी को लग सकता है कि यह सीज फायर हो गया तो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले या साउथ लेबनान के ऊपर हमले रुक जाएंगे। आप जानते हैं कल भी साउथ लेबनान पर हमला हुआ है, कारपेट बॉम्बिंग हुई है और अब भी दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। हुआ यह है इस बार कि हिजबुल्लाह के पास एफपीवी ड्रोन है, ये बात इजराइल को नहीं पता थी। उसको लगा था कि सीरिया का रास्ता बंद हो गया तो ईरान से हथियार आना बंद हो गया, इनके लीडर को हमने मार दिया, जो वो पेजर बम चला दिया उसमें काफी लोग मर गए तो हिजबुल्लाह एकदम खत्म हो गया है, यही इमेज बनाई गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान को जब यह समझ में आया कि हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया है तो उसने टेक्नोलॉजी पहुंचा दी कि अब हथियार की जरूरत है ही नहीं, खुद ही हथियार बनाओ। और लेबनान ने और गजा में हमास दोनों ने एफपीवी ड्रोन्स बनाए और इन एफपीवी ड्रोन्स का इजराइल मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये एफपीवी ड्रोन लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोज खबरें आ रही हैं कि इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं और अगर अखबारों का माने तो 63 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं बुरी तरह से अब तक पिछले कुछ दिनों में। यानी इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है, वो हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहता है और इसमें लेबनान की सरकार की मदद चाहता है और वही हुआ है समझौते के नाम पर, जिसको हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इंकार कर दिया है, मना कर दिया है। इधर ईरान आप जानते हैं लगातार ये शर्त लगा रहा है कि रेजिस्टेंस के खिलाफ जहां जहां लड़ाई हो रही है उसको रोका जाए। यानी इजराइल की डिमांड है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन समझौते के नाम पर हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर और बढ़ाने की बात है। इधर से इजराइल हमला करे, उधर से लेबनान की आर्मी हमला करे। लेबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह यानी एक ही मुल्क के दो लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाए ताकि इजराइल जितनी जमीन चाहे उतनी जमीन कब्जा कर ले। ये पूरा खेल है और ये पूरी बात है जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में हुई होगी, जिसको गाली गलौज का लबादा पहनाकर पेश किया एक्सियोस और बराक राविड ने, जिनके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वो अमेरिका और इजराइल के लिए काम करते हैं। एक और खबर इजराइल से ही है, उसके बाद अमेरिका से एक खबर आपको मैं दूंगा और वो खबर यह है कि इजराइल से तेल अवीव से यह खबर आई कि एक चलती हुई कार में विस्फोट हो गया है। एक चलती हुई कार में बम फूटा है जिसमें एक आदमी मारा गया है। यह खबर आई तेल अवीव से। बाद में पता चला कि जो मारा गया बंदा था वो मोसाद का सीनियर ऑफिशियल था।
और हंडाला ने, जो ईरान का हैकिंग ग्रुप है, उसने यह दावा किया कि यह विस्फोट उसने किया था। यानी हंडाला ने मोसाद के ऊपर पूरी नजर बना के रखी थी, उसके एक सीनियर ऑफिशियल के ऊपर नजर बना के रखी थी, उसकी कार में बम प्लांट किया गया, यानी कोई अंदर का आदमी होगा वही बम प्लांट कर सकता है, और एक मोसाद के सीनियर ऑफिशियल को मार दिया। यानी इसका मतलब बहुत सीधा सा यह है कि एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर खलबली मचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार लोगों को खरीद कर वहां पर विस्फोट करवाना, ये करवाना, वो करवाना कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी यही काम इजराइल में कर रहा है और उसको सक्सेस भी मिल रही है। और यही सारी वजह है कि ट्रंप किसी तरह से जंग को टालना चाहते हैं। उनका बयान आया कि इसी हफ्ते में समझौता हो जाना चाहिए। ईरान ने कहा बेकार की बात मत कीजिए, आपने जो समझौते की शर्तें दी हैं वो हमें मंजूर नहीं है। हमने जो शर्तें दी हैं, जिन पर मैं बार बार बात कर चुका हूं, बहुत सीधा सा मामला कि सबसे पहले हर तरह की जंग खत्म हो, उसके बाद जो पैसा आपने दबा के रखा है, ईरानी एसेट को दबा कर रखा है, वो हमें वापस कीजिए। ये दो शर्तें, और तीसरी शर्त ये कि हमें इस बात से मत रोकिए कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टाल वसूल करें। ईरान का कहना है कि जब तक ये तीन शर्तें आप नहीं मानते हैं, सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो बेकार की आप बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते या इसी हफ्ते संडे सैटरडे में जंग रुक जाएगी, सीज फायर फाइनल हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा, ये बेकार की बात है। अब जाहिर सी बात है, मार्केट खुला हुआ है, तो सैटरडे तक या फ्राइडे की शाम तक तो ट्रंप यही बात करते रहेंगे कि सीज फायर होने वाला है। सैटरडे संडे को कुछ गरम गरम बोलेंगे और फिर मंडे से वही तमाशा शुरू हो जाएगा मार्केट के मद्देनजर। तो जहां एक मुल्क का राष्ट्रपति सिर्फ मार्केट को और अपने फायदे को लिहाज में रखता है, आप समझिए कि वहां से क्या पॉजिटिव डिसीजन आ सकता है। कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आ सकता है। यह ईरान की मार है, ये ईरान के हथियार हैं और ये ईरान की ताकत है जिसके चलते ट्रंप दबा हुआ है। वरना अगर उसकी हैसियत होती तो वह अभी तक ईरान को खत्म कर चुका होता। दूसरा ये कि जितने सर्वे हो रहे हैं सब ये बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ईरान के जंग की मुखालिफत करने वालों के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जंग रुके। ये जो प्रेशर है, इन प्रेशर्स की वजह से ट्रंप किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में है, लेकिन इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि समझौता ना हो। इसलिए मैं तो दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो अपनी उसी लाइन को बार बार दोहराऊंगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ईरान की ताकत है जिसने इस जंग को रोका हुआ है। ट्रंप का पागलपन अगर अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो दोबारा जंग होगी, वरना ईरान की शर्तों पर ही समझौता करना पड़ेगा। अभी तक ये अपडेट्स हैं, आगे जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।